नमस्कार। प्रोफेसर केबीस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। मध्यकालीन भारत, जिसका प्रारंभ 1206 ईस्वी से होकर 1707 ईस्वी तक का माना गया है। 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी दास वंश के रूप में, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इस कालखंड को हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण से लेकर पानीपत के फर्स्ट युद्ध इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है 1526 ईस्वी में, तो ये कालखंड सल्तनत काल कहलाता है। और मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के कालखंड को मुगल काल में हम शामिल करते हैं। सबसे पहले हम सल्तनत काल को लें तो सल्तनत काल में 5 वंश के शासकों ने इस पूरे कालखंड में दिल्ली के इलाके पर अपना शासन किया था, उस पर अधिकार कर रखा था। दरअसल सल्तनत काल का जो नामकरण है, क्योंकि इस समय के जो शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता था, और उस हिसाब से देखा जाए तो उनके जो राज्य है उसको सल्तनत कहा जाता था, तो उनके कालखंड को हमने सल्तनत काल का नाम दिया है। इस कालखंड में जो पहला वंश हुआ है वो है गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहा गया है। दरअसल इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं, जो प्रारंभिक शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये सारे के सारे पहले दास रहे हैं, तो इस नाते इस वंश को गुलाम वंश और दास वंश का नाम दिया गया है। और इसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का माना गया है, और इसमें 11 सुल्तानों ने इस पूरे कालखंड में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी का ये दास था, उसका सेनापति था, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और लाहौर के इलाके पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जो कि आधुनिक काल में पोलो कहलाता है, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक इस इलाके पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दंतक पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय दिल्ली के सामंतों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो कि बदायूं का गवर्नर था, उसको दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया। इस स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी, और जूद नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह परास्त हो जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो इल्तुतमिश दिल्ली और लाहौर की गद्दी पर आसीन होता है। यानी गुलाम वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था, और इसने दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी लाहौर थी, वहां से इसने दिल्ली कैपिटल लेके आ गया था। साथ में इसने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए 40 दासों का एक समूह बनाया, जिसको तुर्कान एक चहालगानी या चालीसा मंडल भी कहते हैं। इसके अलावा इसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। इसने अरबी शैली के सिक्के भी जारी किए थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक यदि माना जाए तो इल्तुतमिश था। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था, परंतु वो अयोग्य था। उसकी मां शाहतुर्कान काफी अत्याचारी थी। उसके अत्याचारों से परेशान होकर दिल्ली की जनता ने पहली बार अपने मत का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इल्तुतमिश की पुत्री
रजिया को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया। यानी रजिया दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी और इसको भी शासक सुल्तान बनाने का श्रेय दिल्ली को जनता को जाता है। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु के पश्चात बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसको दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के सामंतों ने आसीन किया है। यानी 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या करने के पश्चात बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया गया था। और इस समय तक, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात एक तरह से शासन देखा जाए तो सारे के सारे तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा मंडल के जो सदस्य थे वो ही शासन चला रहे थे और एक के बाद एक सुल्तानों को अबदस्त करके नए सुल्तान बना रहे थे। बहराम शाह ने इसका मुकाबला करने का निश्चय किया और उसी के तहत उसने उसका सेनापति से काफी मनमुटाव हो गया था। और बहराम शाह की सेना जब मंगोल आक्रमणकारियों को दबाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान करके जा रही थी, उसी समय उसके सेनापति ने उसकी सेना को भड़काकर वापस सेना को दिल्ली की ओर मोड़ा और इसी सेना ने अपने ही सुल्तान बहराम शाह की 1242 ईस्वी में हत्या कर दी। उसकी हत्या के पश्चात अगला सुल्तान दिल्ली की सल्तनत में बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। उसका टाइम पीरियड रहा है 1242 से लेकर 1246 ईस्वी में। और 1246 ईस्वी में चालीसा मंडल के प्रमुख सदस्य गयासुद्दीन बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को अबदस्त करके इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर आसीन कर दिया था। और इसका टाइम पीरियड 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन बलबन ही एक तरह से देखा जाए तो इसके शासनकाल में सारी सत्ता चलाता था। यानी नासरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान अवश्य था, परंतु सारी सत्ता एक तरह से गयासुद्दीन बलबन के ही पास में थी। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नासरुद्दीन महमूद से कर दिया था और यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और उसने 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया था। उसने अपने शासनकाल में निरंकुशता के साथ शासन किया। लोह रक्त नीति का उसने पालन करते हुए अपने शासन में अपने जितने भी विरोधी थे, जो कि इससे पूर्व के सुल्तानों को अबदस्त करने का कार्य कर रहे थे, उन सबको एक तरफ करते हुए उसने अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल भी हुआ था। उसने मंगोल आक्रमणकारियों को भी परास्त करने में वो सफल हुआ था और 1286 ईस्वी में अपने बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के पश्चात वो काफी टूट चुका था। उसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। तत्पश्चात बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां को दिल्ली के दरबारियों ने, सामंतों ने सुल्तान न बनाकर उसके पौत्र केकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया था। केकुबाद का शासन 1286 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का रहा था और 1290 ईस्वी में लकवा होने के कारण केकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर उसके पुत्र 3 वर्षीय पुत्र कयूमर्स को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया था। और 1290 ईस्वी में ही खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने कयूमर्स की हत्या करके नए वंश यानी खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो गुलाम वंश, जो कि सल्तनत काल का पहला वंश था, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इन 11 सुल्तानों के शासन काल में ये एक तरह से वंश स्थापित हुआ था। इसके पश्चात नया वंश प्रारंभ होता है, वो है खिलजी वंश। खिलजी सल्तनत काल का दूसरा महत्वपूर्ण वंश खिलजी वंश। इस वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था और 5 सुल्तान थे, जिनमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था।
उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कयूमुश की हत्या करके दिल्ली की गद्दी को हासिल किया था। जलालुद्दीन खिलजी की भी हत्या 1296 ईस्वी में उसी के भतीजे, उसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में कर दी थी। और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक और एक तरह से देखा जाए तो सल्तनत काल का सबसे ताकतवर शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और 1316 ईस्वी तक उसने दिल्ली पर शासन किया था। इस दौरान उसने न केवल उत्तर भारत के राज्यों बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों पर भी अधिकार उसने किया था। उसका एक प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर, जिसके नेतृत्व में उसने दक्षिण में अपनी सेनाएं भेजकर उस इलाके पर अधिकार उसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी न केवल राजनीतिक दृष्टि से उसको सफलता हासिल हुई थी, बल्कि उसने प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। आर्थिक क्षेत्र में उसने बाजार नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रारंभ की थी और उसको सफलतापूर्वक संपन्न चलाने का भी कार्य उसने किया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सामंतों ने, उसके दरबारी लोगों ने उसके बड़े पुत्र खिज्र खां को सुल्तान न बनाकर शहाबुद्दीन उमर, जो कि उस समय सिर्फ 6 माह का था, उसको दिल्ली का सुल्तान घोषित करते हैं। और चूंकि उस समय ताकतवर मलिक काफूर था, तो मलिक काफूर उसका संरक्षक बनकर दिल्ली पर एक तरह से राज करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसने सबसे पहले मलिक काफूर को अबदस्त करके उसकी हत्या की और तत्पश्चात शहाबुद्दीन को भी अपने पद से हटाकर उसकी भी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना था और उसका समय अलाउद्दीन खिलजी के राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। भारतीय इतिहास में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने 2 कार्यों के लिए जाना जाता है। पहला, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने आपको ही खलीफा घोषित कर दिया था और दूसरा, ये अपनी निर्लजता के लिए जाना जाता है। यानी ये व्यक्ति इतना निर्लज था कि भरे दरबार में ये नग्न होकर कई बार उपस्थित हो जाता था। 1320 ईस्वी में इसी के ही विश्वस्त खुसरो शाह ने, जो कि पहले हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। यानी 1320 ईस्वी में खुसरो शाह ने मुबारक खिलजी को मारकर उसकी जगह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। परंतु 1320 ईस्वी में ही खुसरो शाह को भी उस समय के सेनापति गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था, से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में खुसरो शाह को पराजय का सामना करना पड़ा। उसकी हत्या करके गाजी मलिक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। सल्तनत वंश काल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त करके 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक अपने न्याय के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सल्तनत काल में नहरों की व्यवस्था करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करने के लिए गया था। तब उसे सूचना मिली कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत थे, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। तब उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया कि वो वापस जब दिल्ली आएंगे तो उनको सजा देंगे। तब निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भिजवाया कि हजूरे दिल्ली दूरस्थ, हजूरे दिल्ली दूरस्थ, हजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था, तब अफगानपुर में 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और उसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था। और सल्तनत काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार
से देखें तो सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही रहा था। उसका व्यवहार, उसका आचरण अजीबोगरीब था। ये सल्तनत काल के सबसे शिक्षित शासकों में शामिल था। इतना होने के बावजूद भी ये एक तरह से अपनी योजनाओं में असफल रहा था। उसने कई तरह की योजनाएं बनाई थी, जिसमें दुआब में कर वृद्धि करना, राजधानी परिवर्तन करना, सिक्कों को परिवर्तित उसने किया था। इसके अलावा उसने जो आक्रमण किए थे कराजल और खुरासान, वो भी उसमें वो असफल हुआ था। यानी ये इसने कई तरह की योजनाएं बनाई थी, परंतु उन योजनाओं को भली भांति से वो क्रियान्वित नहीं कर पाया था। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और उसका टाइम पीरियड 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। ये एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। यानी इस्लाम का तो ये मानने वाला था, परंतु उसने इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों के खिलाफ काफी कठोर रुख अपनाया था। यानी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी असहिष्णु व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक था। इसने अपने शासनकाल में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यानी सल्तनत काल का पहला शासक था, पहला और अंतिम, जिसने ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। इसकी अन्य उपलब्धियों के बारे में हम बाद में जब विस्तृत अध्ययन करेंगे उस समय इसका उल्लेख करेंगे। 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बाद जो तुगलक वंश के शासक बनते हैं वो निर्बल थे, अयोग्य थे। और इस दौरान गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट, जिसको कि तुगलक साहब भी कहा जाता है, वो गद्दी पर आसीन हुआ। उसके बाद अबू बकर के बाद में नासरुद्दीन महमूद शाह, उसके बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और इन सबका टाइम पीरियड 1389 से लेकर 1394 ईस्वी तक रहा था। इनके पश्चात नासरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, तुगलक वंश के गद्दी पर आसीन हुआ था, परंतु ये भी अपने आप में कोई ताकतवर शासक नहीं था। इसका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक रहा था, परंतु ये इसलिए इतिहास में जाना जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था। वो था तैमूरलंग। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण करके यहाँ काफी लूटपाट मचाई थी। 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात इसके सेनापति दौलत खां और खिज्र खां के मध्य संघर्ष होता है और इस संघर्ष में अंततः खिज्र खां विजय होता है और खिज्र खान ने सल्तनत काल के नए वंश सैयद वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा था। इस वंश में 4 महत्वपूर्ण सुल्तान हुए थे। खिज्र खान का समय 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया था। ये अपने आप को इसने सुल्तान घोषित नहीं किया था। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी और ये अपने आप को तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि के नाते दिल्ली पर यह शासन कर रहा था। यानी उसको अपना उसका प्रतिनिधि अपने आप को मानता था। खिज्र खान की मृत्यु के पश्चात 1421 ईस्वी में मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और इसका शासनकाल 1434 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में इसका दरबारी कवि याहिया बिन सरंदी था, जिसने ग्रंथ मुबारक तारीख मुबारक शाही लिखा है। मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क से उसकी अनबन थी और इसी अनबन के फलस्वरूप वजीर ने जब मुबारक शाह सैयद अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय वजीर सरवर उल मुल्क ने उसकी हत्या करवा दी थी। उसकी हत्या के पश्चात 1434 ईस्वी में मुबारक शाह का भतीजा महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और ये ज्यादा ताकतवर सुल्तान तो नहीं था और इसने अपने आप को वजीर से जरूर स्वतंत्र कर लिया था, परंतु उसी समय मालवा के शासक महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। तब पंजाब के सूबेदार बहलोत लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करके
वहां पर अधिकार किया और अपने सुल्तान महमूद शाह को वापस दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया था। तब महमूद शाह ने उससे प्रसन्न होकर उसको अपना मुख्य सेनापति बना दिया और साथ में उसको फर्जंद की उपाधि दी। फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि से उसको सम्मानित किया। 1445 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और उसका शासनकाल 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहता है। उसके समय में भी उसके सेनापति हमीद से उसकी अनबन चलती है, जिसके कारण 1450 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है। ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी अपनी सेना लेकर पंजाब से दिल्ली की ओर आता है और हमीद को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उसने अपने स्वामी अलाउद्दीन अहमद शाह को वापस दिल्ली आकर राजगद्दी ग्रहण करने का अनुरोध करता है, परंतु अलाउद्दीन आलम शाह ने उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और साथ में ये कहा क्योंकि उसके पिता महमूद शाह ने उसको भी पुत्र समान ही माना है, इसलिए वो दिल्ली पर शासन करे। यानी अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने आप को बदायूं में ही सुरक्षित समझा और अपने सेनापति बहलोल लोदी को दिल्ली पर राज करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की जो कि लोदी वंश था और इस सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश था। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था और उसने भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था और उसने अपने समय में बहलोली सिक्के जारी किए थे और उसने उस समय के महत्वपूर्ण शासक मान सिंह को परास्त करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए और 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए बाध्य किया था। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 में होने के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और इस सल्तनत काल में दूसरा महत्वपूर्ण एक शासक था जो कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। पहला फिरोज शाह तुगलक और दूसरा सिकंदर लोदी। इस सिकंदर लोदी ने भी गैर मुसलमानों पर काफी अत्याचार किए थे, बहुत अत्याचार किए थे ताकि वो इस्लाम को स्वीकार कर सके। इसके अलावा उसने इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य किया था। इसके समय में इसने 1504 ईस्वी में एक नए नगर की स्थापना की थी, आगरा, और बाद में इसने अपने इस शहर को अपनी कैपिटल भी बनाया था। आगरा को अपना कैपिटल भी बनाया था। इसने एक गज यानी भूमि नापने का एक यंत्र जिसको गज कहा जाता है, सिकंदरी गज का भी इसने निर्माण करवाया था। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और ये सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इसकी पंजाब के गवर्नर दौलत खां और अपने चाचा आलम खां से अनबन थी और इन दोनों ने ही उस समय के मध्य एशिया के शासक बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था और इसके फलस्वरूप 1526 ईस्वी में जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है, उस प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होता है, युद्ध करते हुए मारा जाता है। इस तरह से इस सल्तनत काल का अंतिम शासक जो कि लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, वो 1526 ईस्वी में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में पराजित होकर मारा जाता है और सल्तनत काल का समापन 1526 ईस्वी में हो जाता है।